दोस्तों आई एम श्योर आप सबने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, ये वही ब्रिटिश एम्पायर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक शासन किया था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा एम्पायर था जिसका कि कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। वेल, ये सभी बातें सही है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर अचानक से गायब कैसे हो गया, कैसे ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर गया? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो एक्चुअली में था क्या। तो देखो, ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत आपका 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक पहुंचती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक वो सिर्फ पूरी दुनिया पर व्यापार करने के मकसद से उतरा था। लेकिन जैसे ही वो 18वीं शताब्दी तक पहुंचता है और इंग्लैंड में जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो उसको एक मार्केट की जरूरत पड़ती है इतना सारा प्रोडक्ट को खपाने के लिए। और इसी क्रम में वो 18वीं शताब्दी के पास पूरी दुनिया पर कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री। ब्रिटिश एम्पायर का जो सबसे गोल्डन ईरा कहा जाता है तो वो 1913 का साल कहा जाता है, जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा था, जब ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया के लैंड पर करीब 25% कब्जा था। वैसे इनडायरेक्टली वे में कहें तो ब्रिटिश एम्पायर का तो पूरी दुनिया पर कब्जा था कि पूरी दुनिया में क्या होगा तो ये ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड करती थी, उस वही गवर्न करती थी। जैसे कि इसको आज के डेट से कंपेयर कर सकते हो कि आज कैसे यूएसए पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, कैसे डिक्टेट करता है। वैसे तो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में अलग से एक वीडियो बन सकती है जो मैं बनाऊंगा अभी कि एक छोटा सा देश इंग्लैंड कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाया, उसकी जर्नी क्या थी। तो इन सब चीजों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। वैसे आज बात कर रहे हैं हम लोग कि ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कैसे हो गया। तो देखो, ब्रिटिश एम्पायर की कोलैप्स होने की सबसे पहली घटना जो बताई जाती है तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर पहली बार चारों तरफ से ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, चाहे वो रेवेन्यू के क्षेत्र में हो, चाहे वो मैन पावर के क्षेत्र में हो, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे कल्चरली हो। इसको एक और तरीके से समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पर क्यों कब्जा किए हुए थे या फिर क्यों गवर्न कर रहे थे, क्योंकि उनका एक मोटो था या फिर वो झांसा दिए थे पूरी दुनिया को कि हम आए हैं तुमको सुधारने, तुमको सिविलाइज बनाने। तो सोशली कल्चरली तो वहाँ फेल हो गए कि आपके रहते इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतना मैन पावर का नुकसान हो गया। साथ में आपने जो रेवेन्यू की बात की थी कि हमारे आपके देश को डेवलप करने आए हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स का लॉस हो गया। साथ में आपका मैन पावर, इतना सारा आर्मी आप मार दिए यार बिना कोई मतलब कि आपका अपना ईगो के कारण। ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स होने का दूसरा रीजन जो बताया जाता है कि पैरेलली में जर्मनी और यूएसए डेवलप कर रहे थे, फिर चाहे वो मिलिट्रीली हो या फिर इकोनॉमिकली। देखो, अमेरिका तो 1776 में ही ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था और 1776 से लेकर आपका 20वीं सेंचुरी तक वो आइसोलेशन की लाइफ जी रहा था। मतलब कि सोचो कि अमेरिका जो भी काम कर रहा था वो आइसोलेशन में काम कर रहा था, और यही अमेरिका का सबसे बड़ा पावरफुल वेपन साबित हुआ कि अकेले वो डेवलप कर रहा था। और जब टाइम आया कि जितने यूरोप वाले लड़ाई लड़ रहे थे तो वो अपना रेवेन्यू लॉस कर रहे थे और यूएसए अपना सारा सामान यूरोप में बेच पा रहा था, जिससे कि हुआ ये कि यूएसए का बहुत बड़ा फायदा हुआ और यूएसए पहली बार इकोनॉमिकली सुपर पावर बनकर उभरा। ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स होने का एक और रीजन जो बताया जाता है, जो कि सभी लिंक ही है कि यार वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन दोनों में ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत चुके थे, लेकिन उनका जो इतना हेवेनली लॉस हुआ था, चाहे वो रेवेन्यू हो, मिलिट्री हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और साथ में आपका पैरेलली में जितने भी कॉलोनी थे तो वहाँ पर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल भी रहा था, तो ब्रिटिश इन सबको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके नहीं बोल सकते हो कि यार ब्रिटिश एम्पायर इस वजह से ये कोलैप्स कर गया। ये एक सीरीज ऑफ स्टेज था। और साथ में जो आपका क्या बोल सकते हो उसको कि यार यूएसए इधर यूरोप में इधर लड़ाई हो रहा था, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, पूरा जान मान का नुकसान हो रहा था, फैक्ट्री का नुकसान हो रहा था, जितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इन लोगों ने जितना भी यूरोप डेवलप किया था, तो ये सब आपस में मिल बांट के सब मतलब कि मिल बांट के क्या आपस में मार काट कर रहे थे। और उधर यूएसए इनको सैंक्शन पे सैंक्शन, लोन पे लोन प्रोवाइड कर रहा था और लोन ये लोग चुका नहीं पाते थे तो फिर से लोन, और इसी तरह क्या हुआ कि पूरा यूरोप डूब गया। और साथ में जो आपका ब्रिटिश एम्पायर था तो उसका सूर्यास्त भी हो गया। वैसे अगर मैं पिन पॉइंट करके कोई इवेंट को बताना चाहूँ कि ब्रिटिश एम्पायर कहाँ से कोलैप्स होना शुरू हुआ, तो देखो इसको आप 1947 यानी कि भारत की आज़ादी से लिंक कर सकते हो। इतिहासकार भारत की आज़ादी को ऐसे लिंक करते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने जब भारत को आज़ाद किया तो वो अपना सबसे बड़ा जो उनका जो क्राउन था उसमें से उनका जो सबसे खास मोती था भारत नाम का वो चला गया। तो जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होना शुरू हो गया। भारत की आज़ादी के ठीक एक साल बाद ब्रिटिशर्स ने फलस्तीन पर अपना कब्जा छोड़ा। उसके बाद 1957 में ब्रिटिशर्स ने अपना पहला अफ्रीकन कॉलोनी घाना को आज़ाद किया। उसके बाद 1967 तक एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ
हुआ जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने करीब 20 कॉलोनियों पर से अपना कब्जा वापस ले लिया। 1980 तक कुछ सालों तक ब्रिटिशर्स का आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर कुछ देर तक कब्जा रहा, कुछ एक्ट वगैरह बना सकते थे। लेकिन 1980 के बाद से ब्रिटिशर्स के पास जो भी पावर था न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा पे कोई भी लॉ बनाने को लेकर, तो वो भी खत्म हो गया। अब ब्रिटिशर्स के पास बस यही है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कुछ कंट्री ऐसे बचे हुए हैं जहां पर उनकी जो हेड ऑफ स्टेट है वो आज भी रानी है, बस यही है। 1950 के अराउंड में ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि यार हमारा जो हेजमनी है उसको बनाकर रखना चाहिए और इसके लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन की स्थापना की थी। लेकिन ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण इतने कमजोर हो गए थे और साथ में अमेरिका और रसिया जैसे सुपर पावर उभर कर आ गए थे कि ये कॉमनवेल्थ नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बस नाम का ही रह गया और आज भी नाम के लिए ही चल रहा है। बाकी इसका ब्रिटिश हेजमनी से लेकर अभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता है। वीडियो के एंड होते होते मैं फाइनल बात आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी कर्जा जो ये यूएसए से लिया था तो उसका जो रीपेमेंट हो रहा था वो 2006 तक ब्रिटिशर्स ने यूएसए को किया था। तो आप सोच सकते हो कि ब्रिटिशर्स किस हद तक यूएसए के अधीन हो चुके थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। फाइनली 1997 में जो हांगकांग पर आपका ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तो वो भी चाइना को सौंप दिया गया। हम अगर आज के ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो आज भी इंग्लैंड के अलावा ब्रिटिशर्स का करीब 14 ओवरसीज टेरिटरी है जहां पर वो गवर्न करते हैं, जहां उनका शासन चलता है। और आप ये इमेज में देख सकते हो कि वो 14 टेरिटरी कौन कौन सी है। वेल, आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।